हमारी प्रथाओं में बाधा न डाले। क्या कर लोगे? देखते हैं कौन पहले थकता है, वो या हम। हमारा देश एक भावुक देश है। यहाँ धर्म और जाति के नाम पर लोगों को लड़ाना बड़ा ही सरल है। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। एक फिल्म जिसका अभी महज ट्रेलर लॉन्च हुआ और उसको लेकर विवाद शुरू हो गए। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है या चौंकाने वाली बात नहीं है। बीते कुछ सालों में ये लगभग एक ट्रेंड बन चुका है कि फिल्में आती हैं या तो उनके गाने में या उनके किसी पहनावे में या उनकी स्टोरी में कुछ ना कुछ ऐसा एंगल ढूंढ लिया जाता है जो आज के सो कॉल्ड संवेदनशील समाज को हर्ट कर देता है, उनकी भावनाओं को आहत कर देता है और उस फिल्म का विरोध शुरू हो जाता है। कोई ना कोई ऐसी चीज ढूंढ ली जाती है। लेकिन अब जो फिल्म आई है वो फिल्म इतिहास को दर्शाती है, इतिहास की वास्तविकता को दर्शाती है और उस वास्तविकता को जिसको हजम कर पाना कुछ लोगों के लिए शायद आसान नहीं है। और इसका विरोध होगा, इस बात की लगभग सबको खबर थी, पूरी संभावनाएं थी और वैसा ही हो रहा है। इसका विरोध इसके ट्रेलर के साथ हो रहा है। मैं बात कर रही हूँ फूले फिल्म की, जिसमें प्रतीक गांधी और पत्रलेखा मेन लीड में है। अनंत महादेवन इसके डायरेक्टर हैं और एक लंबे अरसे से वो इस फिल्म को बनाने की कोशिश कर रहे थे, जद्दोजहद में लगे थे। एक अच्छी कास्टिंग, एक अच्छे पूरी प्रिपरेशंस के साथ, पूरी स्टोरी के साथ वो फाइनली ये फिल्म लेकर आए और इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ। ट्रेलर बहुत ही खूबसूरती से इतिहास को दर्शाता है। हमने भी इस पर इसके ट्रेलर का रिव्यू किया, आप तक इसकी पूरी कहानी पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन ट्रेलर के आते ही ब्राह्मण समाज के कुछ लोगों की तरफ से, कुछ तबकों की तरफ से इसका विरोध शुरू हो गया। विरोध चलता रहा, साथ ही ट्रेलर भी अपना काम करता रहा, लोगों तक पहुंचता रहा। लेकिन विरोध बढ़ते बढ़ते कुछ ज्यादा बढ़ गया और ब्राह्मण महासभा के महासंघ के अध्यक्ष आनंद दवे, उन्होंने इसका विरोध किया और साथ ही उन्होंने कहा कि ये फिल्म अगर आई तो ये लोगों के बीच में जो आपसी साठगांठ है उसको खराब कर सकती है, सोशल फैब्रिक को खराब कर सकती है और इससे दंगे भड़क सकते हैं। इस तरह की आशंकाओं के बीच इस फिल्म का जो ट्रेलर था वो चलता रहा। लेकिन अब जैसा कि अब तक तय था कि कल 11 अप्रैल को ये फिल्म रिलीज होगी, लेकिन इन जो ये आवाजें उठ रही थी, लगातार विरोध के स्वर उठ रहे थे, इसको देखते हुए इस फिल्म की रिलीज को फिलहाल 25 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया है। अब ये फिल्म दिखाई जाएगी, पहले उन लोगों को जो इसका लगातार विरोध कर रहे हैं उनसे सहमति ली जाएगी कि क्या इतिहास में जो चीजें हुई वो वास्तविक थी, आप इससे सहमत हैं? अगर हैं तो बताइए, आगे फिल्म दिखाई जाए। उनकी सहमति ली जाएगी जिन्होंने उस वक्त विरोध किया था सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले का। लेकिन आज उन्हीं से परमिशन लेनी पड़ेगी इस फिल्म को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब ये विडंबना कह लीजिए, आयरनी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, पर समाज यही है और आज भी यही हो रहा है। अब इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट सत्यप्रकाश गौतम है। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और जैसा मैंने बताया कि ये आयरनी है कि जिन लोगों ने विरोध किया सावित्रीबाई फूले का, ज्योतिबा फूले का और उनकी पूरी कोशिश का, उनकी जीवन पर्यंत उनकी कोशिशों का विरोध करते रहे, उनके ना होने के बाद भी उनका विरोध चलता रहा और आज जब उनकी फिल्म फाइनली, एक ऐसी फिल्म जो बहुत पहले आनी चाहिए थी, वो आज आ रही है युवाओं के बीच, लोगों के बीच, उनकी कहानी को बताने के लिए, तो उसका भी विरोध इस हद तक कि वो फिल्म जब समाज में आएगी तो समाज को बांटने का काम करेगी। जिन्होंने समाज में महिलाओं को, सब बच्चों को, सबको एक बराबर करने का काम किया, महिलाओं को शिक्षित करने का काम किया, उनकी फिल्म लोगों को बांटेगी। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए पूजा जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस टॉपिक को, अब टॉपिक तो फिल्म का भी हो सकता है, बिल्कुल, कि भाई फिल्म आ रही है एक फूले के नाम की और उसका विरोध हुआ, इस पे बात खत्म हो सकती है। मैं अपना वक्तव्य रखूंगा, आप अपने जो स्टेटमेंट है वो देंगे और आपके व्यूज जो है वो देखे जाएंगे और मामला खत्म हो सकता है। लेकिन क्या सवाल इतना छोटा है? क्या लड़ाई सिर्फ फूले फिल्म से है?
या लड़ाई विरोध से है, या लड़ाई सेंसर बोर्ड से है, या लड़ाई मनुवाद से है, या लड़ाई सरकार से है, या लड़ाई इतिहास से है, ये सारे जो सवाल है वो आज डिस्कस होने चाहिए। बिल्कुल। अब डिस्कस क्यों होने चाहिए? एक संस्था है जिसका नाम है सेंसर बोर्ड। वो सेंसर बोर्ड अगर किसी फिल्म को पास कर देता है तो ये माना जाता है कि ये फिल्म जो है उसे सर्टिफिकेट दिए जाते हैं कि बहुत सारे सर्टिफिकेट्स है, और उसे देने के बाद में वो रिलीज हो जाती है। अब क्या पहला सवाल कि क्या अगर सेंसर बोर्ड ने किसी मूवी को पास कर दिया तो उसके बाद भी किसी दूसरे संगठन से पास कराने की जरूरत पड़ेगी, जैसा कि अब हो रहा है, जैसा अब हो रहा है, या सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया तो उस मूवी को चलाने की जो जिम्मेदारी वो सरकार की होगी। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर सेंसर बोर्ड ने पास किया है और कोई भी व्यक्ति उसका विरोध कर रहा है तो उसका जो है वो डायरेक्ट प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से न केवल सरकार को चैलेंज कर रहा है बल्कि मूवी के जो कंटेंट है उनको भी चैलेंज कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि ठीक है, मूवी की बात करते हैं, ये एक सांस्कृतिक लड़ाई है। सांस्कृतिक लड़ाई कहां से कैसे शुरू होती है? जैसे ही सिनेमा काल उत्तर भारत में आया, शुरू में जो फिल्में बनती थी वो गरीब और अमीर के बीच में बनती थी जी। और उनसे समाज में, एक सोसाइटी में एक मैसेज जाता था। उसके बाद में वर्तमान के अंदर जो मूवीज उत्तर भारत के अंदर बन रही है वो ग्लैमर पे बन रही है। बिल्कुल। कि हीरोइन बहुत ग्लैमरस होनी चाहिए, उसका बॉयफ्रेंड जो है वो रिच होना चाहिए। वहीं साउथ की जो फिल्में हैं आज भी इस सोसाइटी पे बन रही है, सोशल नॉर्म्स पे बन रही है। जैसे थंगालन की बात हुई, शूद्रा की बात हुई, जय भीम आई, और आज कोई भी, चाहे काला फिल्म हो, चाहे थंगालन हो या पुष्पा हो, अब उनके अंदर आप सिनेरियो देखिए कि अमेरिका के अंदर जब कोई मूवी बनती है तो उसके अंदर एक ब्लैक हीरो बसता तो एक व्हाइट बसता। बिल्कुल। वो डाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट है जिसे हम रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अगर एक ऑफिस में 6 लोग काम कर रहे हैं, उसमें एक एशियन होगा, एक अफ्रीकन होगा, एक यूरोपियन होगा, एक अरब से होगा और एक अमेरिकन होगा। ये एक कल्चर है। अब फिल्मों पे हम डिस्कशन कर रहे हैं तो हम इस बात को क्यों लेके आए कि जब आज हम साउथ की मूवी देखते हैं तो वहां यह देखते हैं कि हर मूवी के अंदर आज वर्तमान में वहां बाबा साहब होंगे, भगवान बुद्ध होंगे, और जो हमारा मूल निवासी कल्चर है वो होगा। जैसे मान लो पुष्पा की भी मैं बात करता हूँ, अब वहां के जो हीरो हैं वो मेकअप लगा के अपने आप को गोरा और रिच नहीं दिखाते। यहाँ क्या कल्चर है कि मर्सिडीज होगी, रोल्स रॉयस होगी, हेलीकॉप्टर होगा, भारी सरनेम होगा, और पीछे बहुत सारी बिकनीज में लड़कियां होंगी। अब ये लड़ाई जो है कल्चरल है। अगर कोई दुनिया के अंदर भारत की सभ्यता, संस्कृति और इतिहास को समझना चाहेगा, अगर वो उत्तर भारत की फिल्म देखेगा तो वो देखेगा कि नहीं, भारत के अंदर ना तो कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ना ही कोई ऐतिहासिक अनटचेबिलिटी है। यहाँ सब लोग ग्लैमरस रूप से रहते हैं। एक लड़का है उसके पीछे 20 लड़कियां, या एक लड़की है उसके पीछे 20 लड़के। यही समाज की हकीकत, ये समाज की हकीकत। बाकी सब खत्म। ना लड़की के बलात्कार हो रहे हैं, ना रेप हो रहे हैं, ना ही नौकरी का कोई भी, ठीक है। परंतु वहीं वो अगर साउथ की कोई भी फिल्म देखेगा उसे लगेगा कि जैसे थंगालन फिल्म है कि हाँ अच्छा वर्तमान में ऐसा होता है। उसके अलावा शूद्रा दी राइजिंग फिल्म है, जय भीम फिल्म है, तो उन चीजों को समझेगा। अब सवाल यह होता है कि भाई फूले फिल्म का विरोध नहीं। जब हम इंडियन मीडिया की बात करते हैं तो बड़े फेमस गायक है शैलेंद्र। शैलेंद्र को अपने समय के बहुत बड़े हिट गायक थे। 2 बार मारने की कोशिश की गई, उनके घर पे लूटपाट हुई, किसी तरीके से उनकी जान बची। उनसे पहले एक गायक रहा चमकीला, बिल्कुल, जिसके नाम पे 2024 में फिल्म बनी है। आप यकीन मानिए, इस फिल्म को चमकीला फिल्म बनाई, दिलजीत दोसांझ उसमें थे, और सबने ये कहा कि बहुत अच्छी फिल्म। उस फिल्म के अंदर ये दिखाया गया कि चमकीला अपने जो है गंदे गानों की वजह से, वल्गर गानों की वजह से मारा गया, और उसे जो है समाज के कुछ लोगों ने चेतावनी दी। नहीं, चमकीला सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मारा गया क्योंकि वो अनुसूचित जाति से संबंध रखता था। चमकीला सिर्फ इस वजह से मारा गया क्योंकि उसके गाने समाज की सच्चाई को ला रहे थे। और पूरी मूवी में कहीं ये नहीं दिखाया गया कि चमकीला की जो मौत है
वो जाति के कारण हुई। और जबकि रियल फैक्ट ये है कि जब चमकीला मार दिया गया तो उसमें गोली मारने के बाद आधे घंटे तक उनके हत्यारे वहीं डांस करते रहे। ठीक है। उसके बाद एक बड़ी फेमस हमारी एक हीरोइन दिव्या भारती, उसको मार दिया गया, जिसे ये क्लेम किया गया कि वो दारू पी के गिर गई एक्सीडेंटली। वहीं वो दारू पी के अगर एक्सीडेंटली गिर जाती है तो आप ये क्लेम करते हो कि वो दारू पी के गिर गई, परंतु दूसरी हीरोइन दारू पी के टब में मर जाए भारत में तो उसे नेशनल ऑनर दिया जाता है। समझ रहे आप? उसके बाद एक उत्तर भारत में ही देसी गाने चलते हैं, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के अंदर एक बड़ी फेमस सिंगर थी, उसने गाना गाया था डाली डाली पे अनार। तो जब भी हम उत्तर प्रदेश में या दिल्ली में बजाते थे गाना कि ये गाना बजता डाली डाली पे अनार, उसकी जो सिंगर थी उसको भी मार दिया गया। और न्यूज में खबरें क्या आई कि इसका लव अफेयर था, उस एंगल की वजह से मारी गई है, बल्कि ये नहीं बताया गया कि ये शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से थी, इस वजह से मारी गई है। हम डिस्कशन फूले से शुरू हुआ, यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि ये लड़ाई कल्चरल रेवोल्यूशन है। जब जब पेरियर साहब की सच्ची रामायण मार्केट में आएगी उसका विरोध होगा। अब पेरियार की सच्ची रामायण मार्केट में आती है, पेरियार साहब मुकदमा जीतते हैं, लल्लई सिंह यादव उसका ट्रांसलेट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा जीता जाता है, वो यहां तक आ जाता है। ठीक है। अब उसी किताब के आधार पर एक मूवी बनती है जिसका नाम है तीसरी आजादी, यूट्यूब पे अवेलेबल है। वो तीसरी आजादी शायद बहुजन समाज का कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसने तीसरी आजादी ना देखी हो। ये फिल्म इसलिए डिस्कशन करना जरूरी है क्योंकि जो इनका जो विरोध है वो विरोध केवल फूले फिल्म को लेके नहीं, बल्कि हर उस फिल्म को लेके है जो समाज के अंदर वास्तविकता, सच्चाई पैदा करती है। क्योंकि मैं खुल के आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि तीसरी आजादी मूवी के अंदर शंबुक ऋषि के वध दिखाया गया। तो हमें लोगों को पता लगा ये शंबुक ऋषि वध जो है किसी भी रामायण में नहीं दिखाया जाता, पूरे भारत में रामायण होती है। ठीक है। उसके बाद में एक फिल्म आई माउंटेन मैन। उस फिल्म को रिलीज होने से पहले ही उसके जो टेप थे वो लीक कर दिए गए ताकि वो उसकी टीआरपी कम आए, उसकी जो अर्निंग कम हो और लोग ऐसी फिल्म बनाने के लिए प्रेरित ना हो। ठीक है। उसके बाद एक मूवी आती है शूद्रा द राइजिंग। दिल्ली एनसीआर में उसे कोई लगाता नहीं है, उन्हें पता है कि अगर ये फिल्म देखेंगे कि शूद्रा द राइजिंग तो लोग समझेंगे। और अभी रिसेंट में फूले फिल्म से पहले जैसे थंगालन आई, उसको भी दिल्ली में रिलीज नहीं किया गया। काला मूवी के को भी जो है नहीं रिलीज किया गया। उसके अलावा एक फिल्म बन रही है कोरेगांव। उस कोरेगांव में ये दिखाया गया कि 1 जनवरी 1818 में भीमा कोरेगांव में क्या हुआ। उस फिल्म को लेकर भी बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। उसके साथ रिसेंट में नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म है संतोष। उस संतोष के फिल्म के अंदर यह दिखाया गया है कि भारत के अनुसूचित जाति का एक व्यक्ति भारत के अंदर क्या फील करता है। उसी प्रकार एक नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म और थी, उसका मैं नाम याद नहीं आ रहा है, वो भी भारत के नेटफ्लिक्स पे रिलीज नहीं हुई बल्कि पूरी दुनिया में रिलीज हुई क्योंकि वो कास्ट बेस्ड थी। एंड दैट मूवी वाज टारगेटिंग टू द सुप्रीमेसी ऑफ वन क्लास इन इंडिया। सो एवरी वर्ल्ड वाज वाचिंग दैट मूवी लाइक संतोष एंड दैट मूवी, बट दैट वाज नॉट रिलीज इन इंडिया। अब फूले मूवी का हुआ कि भाई अब फूले मूवी आती है, फूले मूवी का हमें ये आश्वासन दिया जाता है कि पहले हम उन लोगों को दिखाएंगे, बिल्कुल, और उसके बाद में रिलीज करेंगे। उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। देखो मैं एक बात खुल के कहता हूँ, हमें किसी परमिशन की जरूरत नहीं। अगर मूवी बनाने वाले डरते हैं बनाने से उत्तर भारत की, तो बनाना बंद कर दीजिए। क्योंकि आप अगर थिएटर में नहीं चलने दे रहे तो वो ओटीटी पे चलेगी, वो यूट्यूब पे चलेगी। इन मूवियों का मकसद कोई पैसा कमाना नहीं बल्कि समाज में जागरूकता और क्रांति लाना है। और यकीन मानिए कोई भी अगर ये चैलेंज करता है कि हम मूवी नहीं चलने देंगे, तो ये लड़ाई एक मूवी मेकर और समाज के बीच में नहीं बल्कि ये लड़ाई मूवी मेकर और सरकार के बीच में होनी चाहिए। फूलन देवी फिल्म बनती है, उस पर दुनिया भर के सेंसर्स लगाए जाते हैं, मूवी स्क्रिप्टेड डाइवर्ट की जाती है, नहीं देखनी मत, हमारा इतिहास पता लगने दो। देखिए 2 प्रकार की मूवी है। मैं हो सकता है मेरी बातों से आप ऐसा मत हो कि मैं मूवी में देख लूंगा, एक अच्छा डांस देख लिया, मैंने छोटे कपड़े में पहने हुए लड़की देख ली, मैंने बॉडी बिल्डिंग वाला एक लड़का देख लिया और मैं सेटिस्फाइड हो गया और मैं सो गया। नहीं, हमारी कल्चरल रेवोल्यूशन की लड़ाई है।
जिस प्रकार तीसरी आजादी चल रही है, जिस प्रकार थंगालन चल रही है, जिस प्रकार जय भीम चल रही है, जिस प्रकार भीमा कोरेगांव चलेगी, जिस प्रकार संतोष नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर चल रही है, उसी प्रकार फूले भी चलेगी। अगर फूले के डायरेक्टर ये दावा कर देना कि मैं अपनी फिल्म को इन्हें नहीं दिखाऊंगा, चाहे वो रिलीज हो या ना हो, तो यकीन मानिए उस फिल्म को प्रमोशन उससे ज्यादा मिलेगी जितनी थिएटर्स में जानने से। सर, इसको लेकर सोशल मीडिया पे काफ़ी बहस छिड़ी हुई है और इस बहस के बीच में कुछ लोग हैं जिन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि 52% ओबीसी समाज के फूले जी की फिल्म 3% ब्राह्मणों ने रोक दी। ये 52% ओबीसी समाज पता नहीं कब तक सोता रहेगा। देखिए, मैं एक बात कहूं कि जब हम लड़ाई की बात करते हैं 85-15, तो एक मैं कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे रहा हूं कि 85 के अंदर भी ये जो 15% है यही लड़ाई लड़ते हैं। ठीक है, अब इसको हम चैलेंज करेंगे। देखिए, फूले जी इज ओबीसी, पेरियर साहब इज ओबीसी, बिल्कुल, माता सावित्रीबाई फुले इज ओबीसी, अहिल्याबाई होलकर इज ओबीसी, बिल्कुल, भगवान बुद्ध को भी हम ओबीसी कैटेगरी में डाल सकते हैं कि भाई भगवान बुद्ध भी ओबीसी। और जितने भी संत महापुरुष जितने हुए हैं वो अधिकतर जो ओबीसी कम्युनिटी से, लेकिन इन ओबीसी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने का जो काम किया वो शेड्यूल कास्ट ने किया। अब आप मुझ पे इस बात को डिफामेशन कर सकते हैं कि संत गाड़गे महाराज हो गए, अहिल्याबाई होलकर हो गई, शाहू जी महाराज हो गए, फुले जी हो गए, पेरियार जी हो गए, सबको आप कहीं भी एक असली अम्बेडकराइट के पास जाएंगे तो अम्बेडकराइट का जो पूरा का पूरा आइडियोलॉजी और थिंकिंग है ओबीसी लीडर्स के बिना अधूरी है। परंतु इस लड़ाई में ओबीसी का एक बहुत बड़ा वर्ग सोया हुआ है। उन्हें लगता है कि अगर हम पेरियार की बात करेंगे, फूले की बात करेंगे और गाड़गे महाराज की बात करेंगे तो इससे उनका सामाजिक रूप से अपमान होगा, बहिष्कृत हो जाएंगे, बहिष्कृत हो जाएंगे। ये लड़ाई तो शेड्यूल कास्ट की, लड़ने दो। अब मैं कहता हूं कि बाबा साहब को मानने वाले चाहे महार हो या चमार हो, वो SC ST OBC आइडियोलॉजी की बात करते हैं। आज जैसे इस फिल्म पे अगर कोई भी इंटरव्यू देगा, पब्लिकली अगर कोई इंटरव्यू देगा तो वो 95% या 99% शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से होगा, परंतु ओबीसी से नहीं होगा। अब ओबीसी क्या हमें जगाना है? देखिए, मैं आज कहता हूं, मैं बिल्कुल नेगेटिव होकर मैं इस बात को कह रहा हूं कि लड़ाई 85-15 की नहीं है। 85 के अंदर अगर 52% ओबीसी अपनी लड़ाई लड़ना चाहता, आप लड़िए अपने हिसाब से। 15% शेड्यूल कास्ट लड़ना चाहता है वो लड़िए, और 7.5% जो शेड्यूल ट्राइब है वो लड़ना चाहता है वो लड़िए। क्योंकि अब बहुत बार ऐसा देखा गया है कि शेड्यूल कास्ट पे अत्याचार जब ओबीसी समाज करता है तो ओबीसी के बहुत सारे लोग शांत होते हैं। तो अब जो फूले जो फिल्म की बात है, चाहे जीतन राम मांझी फिल्म की बात हो या बहुत सारी फिल्मों की बात हो, इसके अंदर ओबीसी समाज की जो भूमिका है वो ना के बराबर है। हाँ, कुछ लोग हैं जो खुल के इस मिशन को, आइडियोलॉजी को चलाने का काम करते हैं, बहुत सारे मैं जानता हूं, मेरे मित्र हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से देखते हैं, लेकिन वो कम मात्रा में है। जिस दिन ओबीसी समाज जागेगा, यकीन मानिए वो 52%, हम 15% उनके पीछे लग के 7.5 85% 3% वाला आपको कोई मना नहीं करेगा। उसे पता है कि उसकी जीत का कारण सिर्फ यही है कि ओबीसी उसका विरोध करेगा नहीं, 15% को हम दबा देंगे और 7.5% को कुछ लेना देना। तो कुल मिला के जब ये यही वो कॉन्फिडेंस है जहां से वो ये विरोध उठा पाते हैं। हाँ, उन्हें पता है। लेकिन एक कॉन्फिडेंस इसके अंदर और है 3% वाले को, कि अगर 15% वाला अगर कोई बोलेगा तो उसे 52% वाला ही मारेगा। एग्जैक्टली, उसे 52% वाला ही मारेगा। हमें कुछ करने की जरूरत हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अब जैसे इस मूवी की बात लगा लो, सामाजिक संघर्ष की बात लगा लो, आंदोलनों की बात लगा लो, जब भी 15% के सामने खड़ा हुआ अगर कोई समाज मिलेगा प्रत्यक्ष रूप से तो 52% मिलेगा। सर, आपने शुरू में एक बात कही और मैं उस बात से पूरी तरह सहमत भी हूँ कि साउथ की फिल्मों की जो कहानियां हैं, साउथ की फिल्मों का जो कैरेक्टर है, उसका एक पूरा अलग तरीका है, पूरा अलग उनका लहजा होता है। उनके हीरोज जो होते हैं वो बिल्कुल असलियत दिखाते हैं समाज की। और हमारे यहाँ के जो फिल्में होती हैं वो बिल्कुल इस तरीके की हैं कि बस ग्लैमर, डांस और इस तरीके के म्यूजिक के साथ वो कलर ऑल्सो हाँ, उस पर भी विवाद हो जाता है। खैर, वो अलग बात है। लेकिन
जब हम कोशिश करते हैं एक अच्छी फिल्म बनाने की, कुछ इस तरह की शानदार फिल्में, जैसे फूले पर मुझे लगता है बहुत पहले फिल्म बननी चाहिए थी, बनी भी है हालांकि, पर उस लेवल की नहीं बनी। पर अब जब बन रही है फाइनली, लेवल नहीं, हाँ, उस टेक्नोलॉजी से नहीं बनी, टेक्नोलॉजी से नहीं बनी। हाँ, क्योंकि उसमें वो कमियां थी, समय के साथ उसको आगे बढ़ाना जरूरी था। तो दोबारा जब आई तो अब एक भरपूर प्रयास के साथ ये फिल्म बन रही है। तो मुझे एक बात नहीं समझ में आती, और सवाल मेरा यही है कि आज अगर हम सावित्रीबाई फूले को, ज्योतिबा फूले को बांट देते हैं लोगों में कि ये तुम्हारे हैं, ये तुम्हारे हैं, ये मेरे हैं, मुझे लगता है उनकी वजह से सारी महिलाएं शिक्षित हैं, उनकी वजह से आज मैं यहाँ बैठी हूँ। शिक्षा उन्होंने सबके लिए खोला, किसी जाति वर्ग के लिए नहीं। वो बराबरी की बात करते थे, किसी एक जाति के लिए लड़ते हुए मैंने उनकी स्टोरीज पढ़ के मैं प्रभावित होती हूँ, तमाम लोग प्रभावित होते हैं। मुझे लगता है कुछ लीडर्स जो होते हैं वो सब चीज़ों से ऊपर होते हैं। उसके बाद भी जब उन पर फिल्म बनी और उसका इस तरह से विरोध हो रहा है, विरोध भी कुछ इस तरीके से कि उसमें ये दिखाना जरूरी है कि ब्राह्मणों ने उनका समर्थन किया था। आप ये नहीं दिखा सकते कि ब्राह्मणों ने विरोध किया था। उन्हें ये चाहिए कि हमने उनका समर्थन किया था। मतलब कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि वो हमारे हो जाएं। जिस तरह आज बाबा साहेब को तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपना लिया है, वो कहते हैं कि हमारे हैं, हमारे हैं, जब जरूरत पड़ती है झंडा उठा लेते हैं और उनके नाम पे वोट ले लेते हैं। कुछ इसी तरीके से कोशिश हो रही है बहुजन समाज के जो पुरोधा हैं उनको भी अपनाने की। ये सवाल है मेरा। देखिए, मैं आपसे शुरू करता हूँ। आपने कहा कि मैंने सावित्रीबाई फूले को पढ़ा, तब जाके मुझे पता है। भारत की महिलाएं एहसान फरोश महिलाएं हैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा। उसमें हो सकता है मेरी माँ भी शामिल हो और मेरी बहन भी शामिल हो और आप भी शामिल हो। आप ये स्टेटमेंट इस स्टूडियो में बैठ के, इस मेरे ऑफिस में बैठ के बिल्कुल इजीली दे सकते हैं। आपका कोई काउंटर नहीं करेगा कि भारत की महिलाओं के लिए अगर शिक्षा के द्वार अगर किसी ने खोले हैं तो वो सावित्रीबाई फूले ने खोले। कोई विरोध मैं भी नहीं करूंगा, हो सकता है कैमरामैन भी ना करें और आप भी ना करें। परंतु ये बात अगर आप पब्लिकली आप बोल दोगे किसी स्कूल, कॉलेज या कहीं इंटेलेक्चुअल वीमेंस ऑफ बिटवीन द इंटेलेक्चुअल वीमेंस ऑफ द इंडिया अगर बोल दोगे तो यकीन मानिए आपका उनसे झगड़ा होगा और आपके साथ बदतमीजी होगी। क्योंकि वो आज भी भारत की 99% तो मैं छोड़ दीजिए, 1 लाख में से सिर्फ 10 या 12 औरतें ऐसी हैं जिन्हें ये पता है कि जो शिक्षा के द्वार है वो सावित्रीबाई फूले ने खोली है। वरना तो वो कहती है कि हमारी जो शिक्षा के जो द्वार हैं वो किसी देवी देवता ने खोले हैं। ठीक है। दूसरी बात मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, क्योंकि मैं भारत की महिलाओं के बारे में बात कर रहा हूं। ब्रिटेन में महिलाओं को वोटिंग राइट बाद में मिला, इंडिया में पहले मिला। भारत के अंदर डाइवोर्स कॉन्सेप्ट नहीं था जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदू कोड बिल में लेकर आए। भारत के अंदर कोई मैटरनिटी लीव का कोई प्रावधान नहीं था जो बाबा साहब लेकर आए। जो काम के घंटों का जो कोई प्रावधान नहीं था बाबा साहब लेकर आए। इक्वल पे फॉर द इक्वल पर्सन बाबा साहब लेकर आए। परंतु अगर आप भारत की महिलाओं से ये पूछ लीजिए कि आपके लिए सबसे ज्यादा सावित्रीबाई फुले या बाबा साहब ने किया तो उसे डिस्कार्ड कर देंगे। अग्रीड। अब फुले फिल्म की बात हुई, क्यों लड़ूं मैं? फूले का मतलब सिर्फ और सिर्फ सावित्रीबाई फूले नहीं है, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले नहीं है। फूले का मतलब है मैन एंड वीमेन। भारत की महिलाओं को क्यों नहीं लड़ने देते? भारत की महिलाओं की तो कोई जाति नहीं है, ढोल गवार चूल पचुनारी ये सब ताड़न की अधिकारी। आप एक शेड्यूल कास्ट व्यक्ति से ही क्यों इस बारे में पूछ रहे? क्या भारत के अंदर जो फूले, जब सावित्रीबाई फूले की बात हुई है, क्योंकि मुझे टाइटल से सिर्फ इतना पता लग रहा है कि वो सावित्रीबाई फूले भी हो सकती है, ज्योतिबा फूले भी हो सकते हैं, दोनों की कहानी है। नहीं, बिल्कुल। अभी आप इसको सेग्रीगेट करिए। हो सकता है क्योंकि हमने और आपने फिल्में देखी, हो सकता है कि वो मेन लीड रोल जो है सावित्रीबाई फूले का हो। वो सावित्रीबाई फूले का हुआ तो ये लड़ाई जो है पुरुषों की लड़ाई लड़ने की नहीं है। आप अगर इंटरव्यू लोगे किसी एक ज्योतिबा फूले या बाबा साहब के समर्थक से नहीं लोगे, बल्कि सावित्रीबाई फूले के समर्थक से लोगे, क्या ये आप कर सकते हैं? नहीं होगा। क्योंकि वी आर द एक्सेप्शनल, द अंबेडकराइट आर एक्सेप्शनल बिकॉज दे आर अवेयर देयर कंट्रीब्यूशन, द कंट्रीब्यूशन ऑफ सावित्रीबाई फूले इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। बिल्कुल। अब जो फीमेल्स है वो डिस्कार्ड करती है। अब आप इस बारे में बात करते हैं कि भाई सावित्रीबाई फूले ने क्या किया, क्या? यकीन मानिए जब तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब और उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती नहीं आई थी, तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी सावित्रीबाई फूले की जो मूर्ति नहीं लगी थी।
और ज्योतिबा फुले की नहीं लगी थी। उसके बाद में बहन जी ने जो है कई जिले उनके नाम पे बनाए, सैकड़ों स्कूल उनके नाम पे खोले। और जब हम नोएडा में घुसते तो सावित्रीबाई फुले स्कूल बालिका विद्यालय जो दिखता है, और पार्लियामेंट के अंदर इस बारे में विरोध हुआ कि जो महामाया नगर सावित्रीबाई फुले नगर का नाम बहन कुमारी मायावती क्यों रख रही है। तो जब हम इस बारे में डिबेट करते हैं फिल्म के बारे में, मैं सांस्कृतिक बात कर रहा हूं, तो इस डिबेट की मेन जो कल्प्रिट है ना तो ब्राह्मण है और ना ही ओबीसी है, ना ही शेड्यूल कास्ट है। इस लड़ाई को लड़ने का जो मुख्य दामोदार है वो भारत की महिलाओं पे है कि हम देखना चाहते हैं कि क्या सावित्रीबाई फुले, माता सावित्रीबाई फुले का कंट्रीब्यूशन इतिहास में था। आज जो लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जब वो सावित्रीबाई फुले पढ़ाने जाती थी तो उनकी पूरी कहानी है कि वो अपने साथ एक साड़ी एक्स्ट्रा लेकर जाती थी, क्योंकि जब वो घर से स्कूल तक का फासला तय करती थी जो कि थोड़ी ही दूरी पर था, उस पूरे रास्ते में उन पर गोबर, पत्थर, कीचड़, तमाम तरह के अपशब्द उछाले जाते थे, जिससे वो स्कूल जाने के बाद पढ़ाने लायक नहीं हो जाती थी। वो अपने कपड़े बदलती थी, उसके बाद जाकर वो बच्चियों को पढ़ाती थी। और आज विरोध इस बात का हो रहा है कि ये जो सीन है वो ना दिखाया जाए, क्योंकि ये हुआ नहीं, ब्राह्मणों ने उनका समर्थन किया। ना एक बात सुनिए, ना तो फिल्म आपने देखी ना मैंने देखी। मुझसे या कभी भी हमारा जो नैरेटिव है, कोई भीड़ या कोई जो वायरल वीडियो है वो नहीं करेंगे। सवाल ये नहीं है कि ये ना दिखाया जाए कि जब माता सावित्रीबाई सड़कों से निकलती थी तो उन पे साड़ी जो है उस पर गोबर मारा जाता था और वो बदलती थी, पढ़ाती थी, ना नहीं। आप समझिए, एक माता सावित्रीबाई फुले के साथ उनकी सबसे खास सहयोगी कौन थी? फातिमा शेख। फातिमा शेख। सवाल यह है कि कहीं फातिमा शेख का रोल भारत की महिलाएं ना समझ ले, बीइंग मुस्लिम। अच्छा, ठीक है। वो सवाल ये नहीं है कि ब्राह्मणों के खिलाफ ये मूवी को चलाया जा रहा है, बल्कि सवाल ये है कि भारत के अंदर मुस्लिम महिलाओं का भी पढ़ाई में योगदान है। और यकीन मानिए, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, ये लोग, पूरी सरकार, पूरा मीडिया तंत्र फातिमा शेख के ऐतिहासिक वजूद को मिटाने के लिए काम पर लग चुका है कि नहीं फातिमा शेख नाम की कोई भी जो है कैरेक्टर नहीं था, कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थी। वो तो माता सावित्रीबाई फुले अकेली थी जिन्होंने अकेले सब चीज की, परंतु ये सच्चाई नहीं है। अब ये जो दोनों, हम इस टॉपिक को क्यों मिक्स कर रहे हैं? क्योंकि इसलिए मिक्स कर रहे हैं, सिर्फ इतनी सी बात पे वो लोग विरोध नहीं करेंगे। जरूर यहां पर कुछ ना कुछ मल्टीपल एंगल्स हैं, जिन मल्टीपल एंगल्स को ये दबाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी एनर्जी सिर्फ एक टॉपिक पे नहीं करेंगे। उसके अंदर माता सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, वीमेंस एजुकेशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हमारा इतिहास, हमारा भविष्य, ये सारी चीजें मिंगल। कुल मिला के जो ये ब्राह्मण है, ये दिव्य दृष्टि से आगे का देख लेते हैं कि कहाँ के दरवाजे खुल रहे हैं और इसीलिए विरोध हो रहा है ना। वो ऐसा है, वो दिव्य दृष्टि से देख लेते हैं कि हमारे घर में नोटों में आग लगने वाली है तो हम पहले से फरार हो जाए, या हमारे खिलाफ जो कंटेम्प्ट होने वाली है हम अपने खिलाफ जो है तैयार कर ले, या हम यहां से पैसे लेके भग जाए। वो दिव्य दृष्टि इनकी है। अगर दिव्य दृष्टि देखते तो जो आज भारत की मार्केट गिरी हुई है, जो दुनिया भर का इन्होंने करप्शन किया हुआ, वो देखने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, हमसे तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। और हम कोशिश करेंगे कि ये फिल्म जब भी रिलीज हो एक बार फिर इस पर हम चर्चा करें। और आज जो पहलू हमारे इस वजह से रह गए कि शायद इस फिल्म में ऐसा हो ना हो, जी। जब हम देख लेंगे उसके बाद दोबारा इस पर चर्चा करेंगे। हर फिल्म का, हर सांस्कृतिक एंगल का, चाहे वो कोई किताब हो, चाहे वो कोई यूट्यूब वीडियो हो, चाहे कोई रिसर्च हो, चाहे कोई फिल्म हो, भारत के इंटेलेक्चुअल को आपके माध्यम से डिबेट करना है, क्योंकि ये ऐतिहासिक धरोहर है, इन पे उनका जोर नहीं है, वरना ये भी खत्म होंगी। तो ये मेरा आपसे गुजारिश है। थैंक यू सो मच सर। और हम भी यही कोशिश करते हैं कि इस तरीके की कोई भी कोशिश जब हो तो उसको हम आगे बढ़ा सके। धन्यवाद।